दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका में मुश्किलें लाने वाली तबाही, एक और रिफाइनरी में लगी मिस्टीरियस आग, ईरान का बड़ा जंगी अल्टीमेटम, जंग का नगाड़ा बजने के आसार, ईरान में खत्म हो सकता है सीज फायर, ट्रंप ने दोबारा जंग शुरू करने के ऑप्शंस पर की इमरजेंसी मीटिंग, गजा में दोबारा जंग की आहट, हमास की रिकवरी पर इसराइल का बड़ा दावा, बेंजामिन नेतन्याहू को लगा यूरोप से झटका, जालिम यहूदी सेटलर्स पर लगी पाबंदी तो बिलबिला गया इसराइली पीएम, और 12 साल बाद खुला बॉर्डर, तुर्की और सीरिया के रिश्तों में जमी बर्फ पिघली। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। शुरुआत करते हैं शो की। अमेरिका में फिर से मुश्किलें खड़ी कर देने वाली आग लगी है, लेकिन दुनिया भर की रिफाइनरियों में लग रही आग कई सवाल भी खड़े कर रही है। दोस्तों, अमेरिका के तेल सेक्टर से 12 मई की सुबह एक और बुरी खबर आई। दोस्तों, ओक्लाहोमा सूबे के टल्सा में मौजूद HF सिंक्लेयर रिफाइनरी में कल रात बहुत ही भयानक आग लग गई। इससे आसमान में कई मील दूर तक काला धुआं फैलता हुआ देखा गया। ये रिफाइनरी रोजाना 1,25,000 बैरल तेल साफ करने की ताकत रखती है, लेकिन ठप है आग लगने की वजह से। इस वाक़ये की अहम बातें यह हैं कि ये रिफाइनरी अमेरिका के मिड कॉन्टिनेंट इलाके के लिए पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल तैयार करने का एक बड़ा जरिया है। जानकारों का कहना है कि अगर ये रिफाइनरी कुछ दिनों के लिए भी बंद हुई तो ओक्लाहोमा और आसपास के इलाकों में तेल की भारी किल्लत हो सकती है। ओक्लाहोमा सूबा है। दोस्तों, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, ये खबरें हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि रिफाइनरी का वो हिस्सा दोबारा कब चालू होगा जिसमें आग लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आग की असल वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब से अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग शुरू की है, तब से पूरी दुनिया की रिफाइनरियों में आग लगने का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। क्या चक्कर है? व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्रोनोलॉजी क्या है ये? टल्सा से पहले इन जगहों पर आग लग चुकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वाडोर की एस्मेराल्डास रिफाइनरी में लगी, ऑस्ट्रेलिया की विवा एनर्जी रिफाइनरी में आग लगी, रूस का निजने प्लांट दहक उठा, भारत का ONGC मुंबई हाई प्लेटफॉर्म और राजस्थान रिफाइनरी में भी आग लगी, और अमेरिका की पोर्ट ऑर्थर और लुसियाना रिफाइनरी में इससे पहले आग लग चुकी है। बताइए क्या चक्कर है? दुनिया भर की रिफाइनरियों में एक के बाद एक लग रही है आग। अब कई सवाल खड़े कर रही है अपनी लपटों के साथ। होर्मुज़ की नाकेबंदी और ईरान वॉर की वजह से तेल की सप्लाई पहले ही रुकी हुई है, और अब रिफाइनरियों का इस तरह से तबाह हो जाना पूरी दुनिया की इकनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अगर इन रिफाइनरियों में आग लगेगी और अंदर पेट्रोल डीजल सप्लाई नहीं होगा, तो जो बाहर अमेरिका एक्सपोर्ट करता है वो अपने घर में ही देना पड़ेगा, उसकी भी सप्लाई रुकेगी। बहुत गड़बड़ है। बढ़ते आगे। अमेरिका की तरफ से सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है, और ऐसे में ईरान से आया जंगी अल्टीमेटम सुन लीजिए। 11 मई की देर रात लगभग 12 बजने ही वाले थे कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि उनकी फ़ौज दुश्मनों को एक ऐसा सबक सिखाने के लिए तैयार है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। इस जंगी पैगाम की अहम बातें ये हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर को लाइव सपोर्ट पर बताने के बाद बाक़िर गालिबाफ ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गालिबाफ ने दुश्मनों को खबरदार करते हुए कहा कि गलत स्ट्रेटजी और गलत फैसले हमेशा बुरे नतीजे ही लाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस हकीकत को जान चुकी है, और अगर ईरान पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान में हाई अलर्ट है, फौज तैयार है। दोस्तों, ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने बहुत ही अलग अंदाज में दावा किया कि हम हर तरह के ऑप्शंस के लिए तैयार हैं, और हमारे पास ऐसे सरप्राइजेस हैं जिससे दुनिया दंग रह जाएगी, चौंक जाएगी। ये बयान उस वक्त आया है जब होर्मुज़ के इलाके में जंग का अंदेशा हर पल बढ़ता जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी मिलिट्री किसी भी हमले का जवाब देने के लिए बैटल रेडी है। ट्रंप के सख्त तेवरों के बीच ईरान का ये अल्टीमेटम बता रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, और किसी भी गलत फैसले का जवाब गोलों और बारूद से दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस खुले चैलेंज के बाद
अपने आगे बढ़ने वाले कदम पर दोबारा गौर करेंगे या फिर ये तानातनी सीधे मैदान जंग तक पहुंच जाएगी। फिलहाल ईरान के इस दावे ने कि वो दुश्मनों को शॉक कर देगा, पूरे खित्ते में खलबली तो मचा दी है। अब एक और अहम खबर सुनिए, ईरान पर दोबारा जंग शुरू हो सकती है कभी भी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी और डराने वाली खबर सामने आई है। 12 मई की सहर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नेशनल सिक्योरिटी सलाहकारों के साथ, एडवाइजर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के ऑप्शंस पर चर्चा की गई। हेडलाइन पढ़ लीजिए। इस मीटिंग और ट्रंप के सख्त रुख की अहम बातें ये हैं कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के ताज़ा प्रपोजल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है। ट्रंप ने इस प्रपोजल को कचरा, गार्बेज और बेवकूफ़ाना करार दिया है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के साथ किसी भी समझौते पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की शर्तें नहीं मान लेता। दोस्तों, ट्रंप ने कल रात भी रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा था, हमने आपको बताया था कि ईरान के साथ जो सीज़फायर चल रहा है वो अब मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है, आखिरी सांसें गिन रहा है और उसकी बचने की उम्मीद सिर्फ 1% है। ये ट्रंप ने कहा था। आज सुबह हुई मीटिंग में ईरान पर नए सिरे से हमले और दबाव बढ़ाने के लिए मिलिट्री एक्शन दोबारा शुरू करने पर संजीदगी से गौर किया गया। दुनिया भर के अखबार यही बात कह रहे हैं। मामला सीरियस है, हो ना हो पता नहीं। जानकारों के मुताबिक इस मीटिंग में ट्रंप के साथ वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और पेंटागन के बड़े अफसर मौजूद थे। ट्रंप अब इस बात पर अड़ गए हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर मटेरियल की जिद नहीं छोड़ी तो अमेरिका दोबारा बमबारी शुरू कर देगा। उधर ईरान की तरफ से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर गालिबाफ ने पहले ही कह दिया है कि ईरान किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। फिलहाल ट्रंप के इस नए कदम ने होर्मुज़ के समंदर और पूरे मिडिल ईस्ट में खौफ का माहौल तो बना दिया है। अब सबकी नज़रें ट्रंप के अगले कदम पर हैं कि क्या वो प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान पर बड़े हमले का ऑर्डर देंगे और होर्मुज़ के अंदर अमरीकी नेवी के जहाज़ घुसेड़ेंगे, या वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात से पहले प्रेशर बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। फिलहाल हालात बता रहे हैं कि ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इशारा है। अब ईरान की खबरों से अलग चलते हैं। इसराइल का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि हमास फिर से मजबूत हो रहा है। क्या ये गजा में जंग दोबारा शुरू करने का बहाना तो नहीं है? आइए इसराइली मीडिया के हवाले से आई इस खबर का पोस्टमार्टम करते हैं। इसराइली लीडरशिप को पिछले हफ्ते एक निहायत ही क्लासिफाइड यानी खुफिया दस्तावेज़ मिला है, जिसमें गजा के इन इलाकों में हमास की मिलिट्री रिकवरी की पूरी डिटेल दी गई है, जहां अब भी हमास का कंट्रोल है। चैनल 13 इसराइल का चैनल है। इसकी रिपोर्ट 11 मई की रात आई। इस रिपोर्ट ने इसराइली हुकूमत की नींद उड़ा दी है। इस खुफिया रिपोर्ट की अहम बातें ये हैं कि रिपोर्ट से पता चलता है कि हमास अपनी बटालियन में दर्जनों या सैकड़ों नए लड़ाकों को शामिल कर रहा है, हर बटालियन में। यही नहीं, हमास हर महीने सैकड़ों मोर्टार गोले, IEDs यानी बारूदी सुरंगें और एंटी टैंक मिसाइलें भी तैयार कर रहा है। दोस्तों, इस दस्तावेज में ये भी बताया गया है कि हमास ने हाल ही में दर्जनों मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज की हैं। हालांकि वो नई सुरंगें नहीं खोद रहे हैं, लेकिन पुरानी और मौजूद सुरंगों की मेंटेनेंस का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है ताकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसराइल की तरफ से इस तरह की खुफिया रिपोर्ट्स का बाहर आना इस बात का इशारा है कि वो गजा में एक बार फिर बड़े मिलिट्री एक्शन की ज़मीन तैयार कर रहा है। इसराइल वैसे भी बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पहले ही प्रेशर में है और हमास की इस बढ़ती ताकत का हवाला देकर वो जंग को और लंबा खींच सकते हैं, जो इसराइली हुक्मरान हैं। उधर गजा के आम लोगों में इस रिपोर्ट के बाद दहशत का माहौल है। अगर इसराइल ने हमास की इस रिकवरी को रोकने के नाम पर दोबारा बमबारी शुरू की, हैवी साइज बमबारी तो रोज़ ही करता है, अगर जंग दोबारा शुरू की तो हालात एक बार फिर काबू से बाहर हो सकते हैं। फिलहाल इसराइली फौज और सरकार इस रिपोर्ट पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सिर्फ एक खुफिया जानकारी है या फिर गजा में एक नए और खौफनाक मिलिट्री ऑपरेशन की आहट है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर बढ़ते दबाव के बीच इसराइल गजा में भी मोर्चा खोलने की तैयारी में है? हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले दिन इस पूरे खित्ते के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। हमास की लीडरशिप को लेकर एक बड़ी खबर, एक बड़ा इनपुट सामने आया है।
حماس کے لیڈر اس وقت استانبول میں میٹنگ کر رہے ہیں ترکی میں، تاکہ پولیٹیکل بیورو کے نئے چیف کا نام فائنل کیا جا سکے، جس کا اعلان اگلے کچھ مہینوں میں ہونے کی امید ہے، کچھ دنوں میں، مہینوں میں نہیں۔ سعودی نیوز چینل الشرق الاوسط کے مطابق حماس کے باہری ذرائع نے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں حماس کے لیڈر خلیل الحیہ کو نیا چیف چنا جا سکتا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ الحیہ کا نام سب سے آگے ہے، خاص کر پچھلے ہفتے اسرائیل کے ہاتھوں ان کے چوتھے بیٹے کے مارے جانے کے بعد ان کی دعوے داری اور مضبوط ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پرسنل نقصان کو قربانی کی طرح دیکھتے ہوئے ووٹرز انہیں سب سے زیادہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ اسرائیلی میڈیا پرسنز کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی 2-3 روز پہلے ہم نے حماس کی لیڈرشپ کو لے کر آپ کو ایک خبر بھی دی تھی اور میٹنگ ہوئی بھی تھی۔ خیر، خلیل الحیہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات یا کل صبح تک استانبول واپس پہنچ سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو دوبارہ سنبھال سکیں اور نئے پولیٹیکل بیورو چیف کے الیکشن کی تیاریوں کو مکمل کر سکیں۔ حماس کی اس لیڈرشپ میں ہونے والے بدلاؤ پر اب سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ اگلا چیف کون ہونے والا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ یورپی یونین یعنی کہ EU کے 27 فارن منسٹرز نے ان اگریسو، ان وائلنٹ اسرائیلی سیٹلرز اور ان کی مدد کرنے والی تنظیموں پر پابندیاں لگانے کی منظوری دے دی ہے جو ویسٹ بینک میں فلسطینیوں پر حملے کر رہے ہیں اور ان کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر رہے ہیں، یعنی بدماش گنڈے سیٹلرز پر پابندیاں۔ EU کی فارن پالیسی چیف کاجا کالاس نے کہا کہ یہ کارروائی کرنے کا صحیح وقت تھا اور اس طرح کے ظلم کے نتیجے بھگتنے ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی حماس کی لیڈرز پر بھی نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف اسرائیلیوں پر لگی ہوں۔ فرانس کے فارن منسٹر جیان نوئل بیرو نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ویسٹ بینک میں یہودی بستیاں بسانے والی ایکسٹریمسٹ تنظیموں اور ان کے لیڈرز پر پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ بے گناہ فلسطینیوں پر ہو رہے حملوں کو اب اور برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف بنجامن نیتن یاہو کے دفتر نے یورپ پر حملہ بولتے ہوئے اسے ان کی مورل ہار قرار دیا ہے، نیتک ہار۔ اس نے کہا، نیتن یاہو نے، کہ جب اسرائیل اور امریکہ ایران جیسے کریزی لوگوں سے لڑ کر یورپ کا گندا کام خود کر رہے ہیں، ایسے میں اسرائیلی لوگوں اور حماس کے لڑاکوں کو ایک جیسا دکھانا غلط ہے۔ اس نے صاف کہا کہ اپنی پشتینی زمین پر یہودیوں کے رہنے پر پابندی لگانا ناممکن ہے اور وہ اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کی پشتینی زمین ہے تو بتاؤ، ڈیوڈ کے زمانے میں تم کس سے لڑ رہے تھے؟ وہاں لفظ تو آتا ہے فلسطینی، اپنی کتاب سے ہی دیکھ لو، ڈیوڈ کا ذکر ہے وہاں۔ ہزاروں سال پہلے، عیسیٰ سے بھی پہلے کس سے لڑ رہے تھے؟ فلسطینی۔ کنعان بھی تھا، تب کنعان بھی کہتے تھے، اور فلسطینی۔ کس سے لڑ رہے تھے؟ تم کہاں سے اکیلے مالک ہو گئے؟ آپ سب کہاں سے آئے تھے سمندر کو پار کر کے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ لبنان میں تباہی جاری ہے۔ مڈ اپریل میں سیز فائر کے اعلان کے باوجود اسرائیل کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے درجنوں شہروں اور گاؤں کو نشانہ بنایا ہے اور لگاتار سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ہر روز لبنان کے سینکڑوں گھروں اور بستیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ المیادین کی 12 مئی کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے سیز فائر کی شرطوں کو طاق پر رکھ کر لبنان کے رہائشی علاقوں میں بھاری تباہی مچائی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں بھاری غصہ اور دہشت کا ماحول ہے۔ ان حملوں نے صاف کر دیا ہے کہ اسرائیل امن کے سمجھوتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور لبنان کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ترکی اور سیریا کے بیچ ایک اہم بارڈر کا گیٹ 12 سال کے لمبے انتظار کے بعد آج یعنی منگل کو دوبارہ کھلنے جا رہا ہے۔ ترکی کی 900 کلومیٹر لمبی سرحد کے بیچوں بیچ موجود اکچاکلے بارڈر کو کھولنا سیریا اور اس کے پڑوسیوں کے بیچ رشتوں کو دوبارہ پٹری پر لانے کی طرف ایک بڑا قدم مانا جا رہا ہے۔ دوستو، ترکی نے اس بارڈر کو سال 2014 میں اس وقت بند کر دیا تھا جب ISIS کی ہار کے بعد وہاں کرد لڑاکوں والے SDF گروپ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ترکی ہمیشہ سے SDF کو اپنی سرحد کے لیے ایک بڑا خطرہ مانتا رہا ہے، لیکن اب 12 سال بعد اس راستے کے کھلنے سے دونوں ملکوں کے بیچ آواجاہی اور کاروبار پھر سے پروان چڑھے گا، اسے پھر سے بڑھاوا ملنے کی امید ہے۔ یونائٹڈ نیشنز نے 11 مئی کے روز یہ وارننگ دی ہے کہ سوڈان میں چل رہی جنگ اب ایک نئے اور خطرناک دور میں پہنچ گئی ہے۔
जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच ड्रोन हमलों में कम से कम 880 सूडानी मारे गए, सभी आम लोग थे। सूडान की फौज और पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के बीच अप्रैल 2023 से चल रही इस खाना जंगी में पिछले कुछ महीनों से ड्रोन हमलों में तेजी आई है। यूएन के ह्यूमन राइट्स ऑफिस के मुताबिक इन 4 महीनों में कुल मौतों में से 80% से ज्यादा मौतें सिर्फ ड्रोन हमलों की वजह से हुई हैं। यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर टर्क ने एक बयान जारी करके कहा है कि अब सूडान में आम लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह यह हथियार बंद ड्रोन बन चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरे मुल्क में, पूरे सूडान में इन हमलों की वजह से दहशत का माहौल है और मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, सलामती के लिए दुआ कीजिए।